औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बस कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो कनेक्टिविटी जो कहते हैं कि ख़त्म हो जाती है। बस मेरे और आपके बिटवीन कुछ इस तरह ही हुआ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो आपको पता है कि वो माँ बाप की दौलत होती है। तो माँ जी इतने बीमार थे जिसकी वजह से मैं ना प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर सका लेक्चर्स की। तो अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं अब फर्दर इसे प्रोसीड करता हूँ, आगे हम इसका जो ना कंटिन्यू करते हैं, इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। चलें जी बढ़ते हैं आगे। लेक्चर नंबर 27 करेंगे STA 301 का, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 26 में प्रीवियस में ये पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आया कि किस तरह होल्ड करवाते हैं या किस तरह होल्ड करते हैं। तो वो हम बाय एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वो टॉपिक है जो पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है, बहुत ज़्यादा मतलब आता है और बहुत ही मतलब कि 3-4 क्वेश्चन इस तरह के पक्के होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के। चलें जी बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस जो हमारे पास एग्जाम्पल लेक्चर था उसमें एक एग्ज़ाम्पल थी, वो ये थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई को अलग अलग करके लिखना है प्लस की फॉर्म में ही, ठीक है ना। ये माइनस में भी होल्ड करता है और प्लस में भी होल्ड करता है। तो हिसाब लगाएं कि प्लस के लिए होल्ड करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो इट मीन के अगर इनके लिए अलग अलग करके लिख सकते हैं तो ये हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था कि दोनों को ऐड करो, जो भी आंसर आता है ठीक है। फिर इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा आप सीखेंगे इस एग्जाम्पल में। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी और माइनस में भी ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। ये याद रखना आपने, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, ये है आपके पास x की वैल्यू 2, 4, इसी तरह ये y की वैल्यू 1, 3, 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ है ये वाली। अगर तो आप करते हो रो वाइज ऐड तो g ऑफ x के नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या होगा? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। रो वाइज ऐड करते जाओगे, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर पेपर में आ जाता है ना फाइंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, टेबल में क्या लेता है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऊपर x, नीचे लिखोगे g ऑफ x। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.40, 1 मिनट, इसका लिखेंगे 0.40 और 0.60। अब किसके लिए x की वैल्यू देखो ज़रा, इसके सामने कौन सी है 2, इसके सामने कौन सी है 4। तो ये लो, ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कि ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करते हो आप। अब चलते हैं आगे कि अगर आप कॉलम वाइज ऐड करते हो तो देन वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y होगी। इस तरह आपने इसे कैरी ऑन करना है, ठीक है। हाँ जी आगे देखो, हमने क्या करना है, नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई करना है। तो x की दोनों वैल्यू को आपने ऐड करना है 1 + 2 और उसका इंटरसेक्शन देखना कहाँ पे है, 0.10 पे है। तो देखो ज़रा 2 + 1 इंटरसेक्शन 0.10 पे, फिर प्लस 2.3 इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है 0.20 पे, 0.20 पे, फिर 2 + 5 इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है 0.10 पे। इसी तरह ही आपने 4 को फिक्स कर लेना है, 4, 1, 4, 3, 4, 5। तो आप क्या करोगे, नंबर को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करते जाना। ये डायरेक्ट कर लेना, कैलकुलेटर पे हो जाता है। तो ये आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट कर लेना है। समझ लगी बात की, ध्यान से करना है। उसके बाद है आपके पास इसी फॉर्म के आगे हो, आपका आंसर आया 6.20, ठीक है 6.20 आया। लेकिन हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर और एग्जाम्पल में ये पढ़ा था कि अलग अलग जो आंसर इनके निकलते हैं ना, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास यही आंसर आया था 6.20, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो प्लस की जगह पे ये प्लस, आप देखो x प्लस वाई था तो यहाँ पे क्या एक हिसाब से लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगाते जाओ, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगाते जाओ, मल्टीप्लाई लगाते जाओ, मल्टीप्लाई लगाते जाओ, मल्टीप्लाई लगाते जाओ। समझ लगी बात की। तो देखो ज़रा 2 + 1 था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, बाकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही आ गई सारी। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब देखो पीछे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाली है प्रीवियस लेक्चर में, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.6। समझ लगी बात की। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से कर लेनी है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास आती है ना जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह,
तो उसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ लगी बात की, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है सिंपल एग्जाम्पल में भी और थ्योरम में भी और हर जगह में ये होल्ड करती है। समझ लगी बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे है आपका कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एडिशन उसकी, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन थ्रू द रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल थ्रू द, ठीक है ना। आपने बाय इंटीग्रेशन कैल टू और कैल 1, कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2, इसके कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। बहुत ज़्यादा बच्चों को कैलकुलस के कंसेप्ट नहीं पता, जो डायरेक्ट एसटीए स्टडी कर रहे हैं उनको ये कंसेप्ट जो है ना कैल 1 कैल 2 के नहीं आते, नहीं इनको ये मतलब पता चलता कि ये इंटीग्रेशन कैसे आ गई है, किस तरह इंटीग्रेशन करते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड मैं बताऊंगा आपको, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है ना। उसे आप फॉलो करोगे ना तो क्या होगा कि आपका कैल 1 कैल 2 का जो कंसेप्ट ना इधर एसटीए में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बड़े सिंपल सी है, इसमें इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की आपने सिंपल इसे इंटीग्रेशन करनी है और कोई फंक्शन की करनी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। चलें बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल है आपके पास, ये फंक्शन है, ये गिवन वैल्यू है। ये फंक्शन आपने कब टेक करना है, जब आपकी लिमिट 0 से 2 हो या 0 से 1, ठीक है। 0 से 2 है x के लिए, 0 से 1 है y के लिए। इसके अलावा कोई भी आपके पास लिमिट आती है तो आपने 0 कंसिडर कर लेना है पूरा का पूरा फंक्शन। वो इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी क्योंकि मेथड ही इस तरह का इस्तेमाल करूँगा कि आप सिर्फ इसको फॉलो करोगे, इसका कोई मसला ही नहीं आएगा। तो देन ज़रा देखो, ज़रा फाइंड आपने करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, मल्टीप्लिकेशन उसकी, एडिशन। यू अंडरस्टैंड। पेपर में माइनस भी आ सकती है, वो खुद करनी है आपने। प्लस की जगह पे माइनस लगा देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, ये फाइंड करने के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। जी फॉर एक्स के लिए बस यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, जहाँ पे 4x और 4y लिखा हुआ है। अगर ये समझ लग गई तो समझ लो सारा क्लियर हो गया। चलें जी ध्यान से, 4x के लिए g ऑफ x निकालना है, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। पिछली एग्जांपल में मैंने आपको ये करवाया क्लियर, ठीक है। ये सारा का सारा फंक्शन लिखना है, ये वाला, ठीक है। अब आगे ये लिमिट y की लगानी है, कब लगानी है, जब आपने g ऑफ x फंक्शन ऑफ x, देन वी अप्लाई लिमिट ऑफ y एंड इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ y वेरिएबल। मतलब कि आप g ऑफ x निकालोगे, लिमिट लगाओगे y की, जिसकी लिमिट लगाओगे उसके हिसाब से इंटीग्रेट करोगे। यू अंडरस्टैंड। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उलट है। फंक्शन x का है, लिमिट y की लग रही है, इंटीग्रेशन भी y के हिसाब से हो रहा है। तो यू अंडरस्टैंड ना। तो ध्यान से ये करना है। ये फंक्शन आ गया। अब वेरिएबल आपका कौन सा है, आपका वेरिएबल इसके हिसाब से है, ये है y लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल ओनली ये है, जहाँ पे मैंने ये करली मैंने ये सर्कल लगा दिया है, ठीक है ना। बाकी ये कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, बाहर आ गया। अब सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 0 से 1 लिमिट है और इंटीग्रेशन आपने करनी है 1 + 3y² की ओनली, बस। तो चलो करते हैं, लग करनी है। सबसे पहले 1 की लग कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करें ना, इंटीग्रेशन 1 की लग करें और 3y² की लग करें। 3 क्या कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा। तो देखो हमेशा बात याद रखना है, ये dy है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, 1 आ गया है। 1 की इंटीग्रेशन y के हिसाब से y खुद होता है, y खुद होगा इसकी इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया, 1 की जगह पे y आ गया, 0 से 1 है, +3 वैसे आ गया। अब y का स्केयर है, फंक्शन का स्केयर है। तो जब फंक्शन का स्केयर होगा तो आपने क्या करना है, उसके स्केयर में, उसकी पावर में, ये पावर रूल है, ये लो मैं लिख देता हूँ, ये रूल है n। हाँ जी, लो जी, आप क्या कर रहे हो, किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो, उसकी पावर n है तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हो, वही आप डिवाइड कर देते हो, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो देखो यहाँ पे y का स्केयर है, इसमें एक ऐड कर देना, वही आपने डिवाइड कर देना है। तो ऊपर y का क्यूब, नीचे 3 आ जाएगा, 3 बाहर निकाल देना आप। तो 3 के साथ 3 कट गया। लिमिट अप्लाई कैसे करनी है, अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट का क्यूब y की जगह पे लगाना है ना, माइनस नीचे वाली का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो 3 3 1, ये 1 आ गया, 1 सी 1 नहीं आ जाएगा, 2 आ गया, 2x/4, 2x/4, 2 × 2 2 4 x/2। यू अंडरस्टैंड। आगे
एंड फॉर वाई एच ऑफ वाई है, इंटीग्रेट करोगे एक्स के हिसाब से, लिमिट लगाओगे एक्स की 0 से 2 और ये आ गया डी एक्स। अब आपका वेरिएबल कौन सा होगा, एक्स ओनली। कांस्टेंट क्या होगा 1 प्लस 3y² ओवर 4, बाहर चला गया, स्टार्ट पे चला गया। सिर्फ x की इंटीग्रेशन करनी है, x की पावर कितनी है 1, तो क्या करोगे 1 + 1 डिवाइडेड बाय वही नंबर 1 + 1, तो x का स्क्वायर बाय 2 आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर चला जाएगा, तो 8 हो गया। और लिमिट लगाओगे अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा 4g, 4 × 4 4 2 8, तो कितना बचेगा 1 + 3y² ओवर 2। यू अंडरस्टैंड जी डियर स्टूडेंट्स। आगे हम करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हुए x की और y की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y निकालेंगे, ठीक है। फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में क्या प्लस, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है, पूरी कोशिश है मेरी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो जी, हाँ जी। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e के आगे x है, तो यहाँ पे आएगा x g। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसकी है, x की, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इंटीग्रेशन भी किसके साथ करेंगे, x के साथ ही, x g ऑफ x dx, सारा वेरिएबल x का ही आएगा और लिमिट भी x की आएगी, लिमिट भी x की आएगी 0 से 2। यू अंडरस्टैंड। दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x आएगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी g ऑफ x आएगी, इंटीग्रेशन भी dx के हिसाब से करेंगे, सारा कुछ अब x का ही लगेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर अब वो पहले वाली कंडीशन नहीं लगनी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाली, ओके। अच्छा जी, g ऑफ x का आंसर आया था x/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर आ गया, 2 स्टार्ट पे चला गया, 1/2 आ गया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, x का क्यूब बाय 3। अब तो कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया ना, तो 3 स्टार्ट पे चला जाएगा, 1/6 हो जाएगा, लिमिट लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा, क्या आएगा 4 2 8 और 2 3 6, 4/3 आएगा इसका आंसर, 4/3 किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का। और y को आप देखते हैं, देखो 0 से 1 y की लिमिट, y एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ गया, h ऑफ y मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ h ऑफ y आ गया, dy आ गया, ठीक है। आप क्या करना है, 1/2 स्टार्ट पे चला गया, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, प्लस 3y स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। इंटीग्रेशन अलग अलग करो, y की अलग कर दी और 3y क्यूब की अलग कर दी, तो 3 स्टार्ट पे चला गया, तो y क्यूब का जो इंटीग्रेट करोगे तो y की पावर 4/4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, इसकी इंटीग्रेशन अब करोगे तो क्या आएगा, y की पावर 1 थी तो y का स्क्वायर बाय 2। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना। आगे लिमिट अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा। अब एक और मैं बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब कि STA करवाएंगे ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कैल के कंसेप्ट भी आपको देगा। कैल के कंसेप्ट ध्यान से करने हैं आपने, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 1/2 3/4। तो अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एलसीएम का पता नहीं चलता, अभी तक एमएससी में चले गए हैं और एलसीएम का अभी तक उनको पता ही नहीं चला कि एलसीएम लेते कैसे हैं। और बात याद रखना, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, मैं जब भी स्टेटस लगाता हूँ लाजमी क्रिकेट का उसमें एक आध चीज़ लाजमी होती है, या तो वहाब रियाज की बॉलिंग होती है, या आमर की बॉलिंग होती है, या बाबर आजम का बैटिंग स्टाइल होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है। या मतलब मैं अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, उसमें इंडिया के भी आ सकते हैं, विराट कोहली इज़ माई फेवरेट एंड आल्सो बाबर आजम। तो देखो मेरा बात करने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर आपने एलसीएम लेना ना इस तरह की टर्म्स का, तो वो आपने ऐसे लेना है कि जब भी कोई प्लेयर किसी को आउट करता है तो अंपायर उसे ना आउट नहीं देता। तो वो क्या, मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, शादाब खान, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसने युवराज सिंह को आउट किया तो अंपायर ने आउट नहीं दिया था, तो शादाब खान ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि रिव्यू लो, सरफराज को कहा था कि रिव्यू लो, तो उन्होंने रिव्यू लिया, तो बाद में जब वो देखा LBW सही आउट था, तो अंपायर ने क्या किया था, ऐसे करके ऐसे किया था, तो ऐसे करना आपने। तो अब देखो ऐसे करना है, लेकिन जब अंपायर का फैसला होगा तो वो क्लियर है। देखो वो जब अंपायर सही फैसला देता है ना, तब ये करता है ऐसे करके ऐसे कर देता है, समझ लगी बात की, रफा दफा कर देता है, ठीक है। जब अंपायर क्या करता है, गलत फैसला देता है, तो वो तो सही होता है ना ऐसे,
वो तो सही हक में चला गया। लेकिन जब ऐसे करेगा, ऐसे करके ऐसे करेगा तो वो फॉलो करना है। देखो 4 एकम 4 ऐसे आ गया, 2 3 6 ऐसे आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, देख लो ऐसे ही है। 10 बड़ा कितना आ गया 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 बड़ा 8 आ गया। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो देखो मैंने एक बात आपको कही थी कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे यहाँ पे एक्स आएगा, जब वाई निकालोगे यहाँ पे वाई आएगा। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं आएगा, समझ लगी बात। तो लिमिट कौन कौन सी आएगी, देखो लिमिट भी दोनों लगाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे लास्ट पे ये नंबर पड़ा हुआ है डी एक्स, ये नोटेशन बड़ी हुई है, तो इसकी लिमिट स्टार्ट पे लिखनी है, ठीक है ना। अब बाद में अगर दूसरे नंबर पे उसने लिमिट लिखी है तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर पे एंड पे ये फर्स्ट पे लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट पे लिखोगे लिमिट तो उसका जो नोटेशन है डी एक्स या डी वाई है वो लास्ट पे लिखना है। को आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन नोटेशन याद रखनी है जैसे मैं बता रहा हूँ जी। उसके बाद क्या करना है आपने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देनी है x/2 और एच ऑफ वाई की वैल्यू लगा देनी है 1 + 3 y² / 2 dx dy। यू अंडरस्टैंड। चलो थैंक यू, समझ लगी आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 कांस्टेंट स्टार्ट पे चल दिया। अब क्या करना है, देखो अब x² y है, ये सारी इसकी सारी टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले ना इसको पकड़ लेता हूँ, इतने इतने को, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो मैंने ये बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर ली, ऐसे करके dx को मैंने बाहर ही रहने दिया और इसे भी बाहर ही रहने दिया 1/4 के साथ, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर गिर्द ब्रैकेट लगा दी। इसे मैंने 1 का नाम दे दिया इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन का नाम मैंने 1 दे दिया। फर्स्ट इतना इतना पोर्शन निकाल लिया, ये आ गया, समझ लगी, इतना इतना पोर्शन निकालने के बाद ये आ गया। अब देखो किसके हिसाब से इंटीग्रेट हो रही है, y के हिसाब से। तो यहाँ पे x² जो है ना वो आपका कांस्टेंट है, वो स्टार्ट पे चला गया। y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, y कम y और प्लस 3y² है तो y का क्यूब dy आ जाएगा। समझ लगी बात की। अब देखो मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, ये कर्ल बनाने लगा हूँ, ये कर्ल करूँगा, ठीक है ना, इतने इतने पोर्शन के ऊपर कर्ल करूँगा। क्यों मैंने कर्ल किया, अब देखो जिसके ऊपर मैंने कर्ल किया ये अच्छे से देख लो कि कर्ल किसके ऊपर किया मैंने। अब इसके ऊपर कर्ल करूँगा, देखो इधर ये लें, इसका सारे का आंसर क्या निकला था, लास्ट पे जाओ, सारे का आंसर ये निकला था। देखो ये 1/2 के अलावा सिर्फ इतने इतने के ऊपर मैंने कर्ल किया है, तो ये पोर्शन देखो क्या आएगा, इसका आंसर आया आपके पास, ये देखो 10/8, 10/8 सेम यही जो मैंने कर्ल किया, ये स्टेप आपने उसके आगे करना है सारा, सेम यहाँ से लेकर ना आगे सारा ये स्टेप करना है। ये 1/2 को निकाल के, क्योंकि आपका उधर ऑलरेडी जो चल रहा है ना आपका 1/4 चल रहा है, तो वो बेसिकली 1/4 को छोड़ो 1/2 को निकाल के आपने ये करना है, ठीक है ना। सेम ये फैक्टर है, सेम ये इंटीग्रेशन है। तो इसका आंसर आया था आपके पास 10/8, 10/8 कटिंग करने के बगैर, इतने इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, वो एम्पायर वाला 10/8। तो मैंने इधर लगा दिया, देखो इसकी सारे की जगह पे इंटीग्रेशन की जगह पे ये लगा सकते हैं ना 10/8, ये आपने खुद सोल्व करना है। तो देखो ये 2 पे कट करोगे 2 4 8, 2 5 10, 5/4, तो ये बनेगा 5x² / 4। पुट इन 1, किस में पुट करोगे, अब 1 में पुट कर दोगे, इतनी इतनी की जगह ब्रैकेट की जगह पे अंदर ये आप पुट कर दोगे। यहाँ पे क्या पुट करोगे, 5x² / 4। तेज़ मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि लंबा बड़ा लेक्चर 27 लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं अच्छे से चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूँ कि लंबी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये शॉर्ट ही लेक्चर रहे, लंबा ना हो जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं इस एग्जाम्पल को कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि इसमें अब हमने क्या करना है, कि इसमें अब ये करना है कि अब आप क्या करोगे, अब आपने ये करना है कि इसमें आपने इसे कंप्लीट करना है। पुट इन 1 वो वैल्यू कर देनी है जो हमने लास्ट पे निकाली है, ठीक है ना। पुट इन 1 जब करोगे तो देखो 1/4 है, लिमिट 0 से 2 है, और यहाँ पे वैल्यू लग गई, ठीक है ना, समझ लगी बात की। पुट इन 1 जब करेंगे ब्रैकेट में पुट करेंगे वैल्यू, तो ये 5 कम 5 4 16, 5/16 स्टार्ट पे चला गया। अब इंटीग्रेशन कर दो x² की, तो x का क्यूब / 3, तो 16 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना बाहर निकाल के, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, ठीक है। तो 8 5 40, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 5 40, ठीक है ना। ये ऐसे कर लो, या वैसे मैंने कट कर दिया था, 8 के 8 8 6 48, 5/6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ XY का। ये लो, एंड देन
आगे चलते हैं। प्लस का हमारा पार्ट रह गया है। प्लस का पार्ट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है। 0 से 2 x की लिमिट, 0 से 1 y की लिमिट, x प्लस वाई g ऑफ x h ऑफ y, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वैल्यू लगाओ g ऑफ x की और h ऑफ y की, दोनों की लगा दी वैल्यू, dy dx आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 2 4 बाई निकाल दो, 1 बटा 4। अब आप क्या कर दो, ये और ये dy का पोर्शन अलग कर दो ब्रैकेट लगा के, तो इसका नाम आप 1 दे दो। अब फर्दर मैं बता देता हूँ क्या किया है इसने। फर्दर ये कि एक तो आप एक्स स्केयर, एक्स को मल्टीप्लाई करो अंदर x स्केयर बाय प्लस x इंटू वाई, ठीक है, ये आपका फैक्टर बनेगा। और देन क्या करोगे आप, ब्रैकेट लगा दो, अलग अलग कर दो इतना पोर्शन कि y का और y की लिमिट ये आप इंटीग्रेशन कर लेना। सिंपल एक काम करके जाना ध्यान से, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्केयर आएगा, फिर करोगे 3x स्केयर y आएगा, फिर करोगे इससे xy आएगा, फिर करोगे 3xy क्यूब आएगा, dy dx आ गया। अब क्या करो, अब इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन आप अलग कर दो ब्रैकेट लगा के, ये मैंने कर दिया, ठीक है ना। इसका नाम आप 2 दे देना, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट क्या करना है, सॉल्व आउट करना है इसे। तो देखो इंटीग्रेट किसके हिसाब से हो रहा है, फंक्शन y के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, x जो स्केयर है वो आपका कांस्टेंट है, वो स्टार्ट पे चला गया, यहाँ पे 1 ही रह गया। ये 3x स्केयर स्टार्ट पे चला गया, y स्केयर अंदर रह गया, फिर x स्टार्ट पे चला गया, y अंदर रह गया, और 3x स्टार्ट पे चला गया और y का क्यूब अंदर रह गया। अब देखो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है y होगी y के हिसाब से, और y के स्केयर की y का क्यूब बाई 3 होगी, और इसी तरह ही प्लस y की क्या होगी, y का स्केयर बाई 2 होगी, और इसी तरह ही अब y की 3 की पावर की y की पावर 4/4 होगी। यू अंडरस्टैंड ना। अपर लिमिट लगाते जाओ माइनस लोअर लिमिट लगाते जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब, 3 बाहर निकाल दिया, 3 के साथ 3 काट दिया, ठीक है ना। फिर x/2 ऐसे ही आ गया, x का स्केयर माइनस 0 का स्केयर आ गया, प्लस 3x/4 आ गया, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 आ गई। सारा सॉल्व आउट करने के बाद x स्केयर आएगा, इधर से भी x स्केयर आएगा, इधर से x/2 आएगा, इधर से आएगा 3x/4, तो ये आपके पास आ गया। ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x स्केयर आएगा, इधर से कॉमन आ रहा है जी, इधर से कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लिया, 1/2 रह गया, इधर 3/4 रह गया। वही काम ये वाला, 4 एकम 4, 2 3 6, 10/4 आ गया, ये 5 एकम 5 5, हाँ जी 5 एकम 5 5 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है ना। ये होगा 5/2 5x/2। तो इसे आपने कर देना है जी किस में, पुट इन टू कर दोगे, समझ लगी बात की। पुट इन टू करोगे तो फिर हम देखते हैं इसे आगे कैसे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, किसके हिसाब से अब करेंगे। अब हम करेंगे पुट इन, जब इसमें 2 करेंगे ना, तो 2 के हिसाब से जब करने जाओगे ना, तो फिर एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो 2 में जब करने जाओगे तो यहाँ पे वेरिएबल बचेगा dx, मतलब कि x वेरिएबल बचेगा और लिमिट आपकी 0 से 2 होगी। अब हम करते हैं इसे 2 में पुट, ठीक है ना। अच्छा जी, जब आप 2 में वैल्यू पुटअप करेंगे ना, 2 में वैल्यू पुटअप करेंगे तो देन क्या होगा कि आपके पास देखो 2 में वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास ब्रैकेट की फॉर्म यहाँ पे देखो ये बनेगी वैल्यू, ठीक है ना। जब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y किया है तो आपके पास ये आ गया आंसर, यहाँ पे पुट किया। अब इंटीग्रेशन इसकी अलग अलग कर देते हैं, हाँ जी 4 को बाहर रहने दें और इंटीग्रेशन अलग करें, 2 स्टार्ट पे चला गया, x स्केयर की अलग हो गई और 5/4 स्टार्ट पे चला गया और x की इंटीग्रेशन अलग हो गई। और x की स्केयर की क्या आएगी, x का क्यूब बाई 3 और x स्केयर बाई 2 x की, ठीक है ना। 2 बाहर निकालोगे 5/8 आएगा, इधर से 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी गई, ठीक है जी। तो देन क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी 2/3 इंटू 8 प्लस 5/8 इंटू 4। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 4 8 ना, तो इधर से 4 कॉमन चला गया, 5/8 2 2 4 हो गया। अब क्या करें, वही काम जो मैंने बताया आपको, कंसेप्ट है 8 4 32, 3 5 15 और 3 8 24, ये 47/24 इसका आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड ना, ये होगा ख़त्म। अब कुछ नोट है वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जी कोवेरियंस इज़ 0 व्हेन x एंड y जो है ना वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। या आगे जाके इसका तफसीलन पढ़ेंगे कि x और y इंडिपेंडेंट है, तो आप बताएं कि किसी भी फंक्शन का कोवेरियंस क्या होगा, 0 होगा।
क्या होगा, 0 होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, फॉर्मूला क्या होगा, रो पढ़ते हैं इसे, रो पी नुमा थोड़ी डिंगा करके पढ़ते हैं, एक्स वाई, एक्स ऑन वाई पढ़ते हैं, रो एक्स ऑन वाई, इसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये होता है कोवेरियंस, यही कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरियंस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेरियंस वाई, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 0 लगाने नहीं बैठ जाना है, इसका केस और है। और इसे प्रीवियस क्लासेस में जिन्होंने ICS किया होगा, स्टैट में ये पढ़ा होगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट R के साथ डिनोट करते हैं, या कर्ल पियर्सन भी इसे कहते हैं। तो R इज इक्वल टू, हाँ जी, एस एक्स ऑन वाई को कहते हैं कोवेरियंस, कोवेरियंस, और ये वेरियंस एक्स है मल्टीप्लाइड बाय वेरियंस वाई है। समझ लगी बात की ना। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आपने गौर से याद कर लेना है कि आगे जाके इसका अब यूज़ करेंगे हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एग्जांपल। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपने वेरियंस एक्स, वेरियंस वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टेबल को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंड वेरियंस एक्स, वेरियंस वाई, कोवेरियंस एक्स वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट रो। रो भी कह सकता है पेपर में, या वो कह सकता है आपको आर फाइंड करो, आर भी कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या गिवन दी गई है, 0 1 2, और वाई की क्या दी गई है, 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो जरा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, 0 की प्रोबेबिलिटी है ये वाली। ठीक है, इसे आपने प्लस करके 0.20 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 1 की क्या है ये वाली, इसे भी आपने ऐड कर देना है। 2 की क्या है ये वाली रो, तो सारी ऐड करनी है। जब ये सारे ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स। तो सबको ऐड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर 1 आना चाहिए ये बॉक्स में। तो इसका मतलब आपकी एडिशन बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम वाइज सबको प्लस करना है। जब आप कॉलम वाइज प्लस करोगे सारे, तो आपके पास ये आंसर आएंगे। देखो 0.05 को आप ऐड करो 0.05 में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.10। तो आपने इसी तरह कॉलम वाइज ऐड करोगे तो आपके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आएगी, वो आई की। ओके जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपने निकालना क्या है, सबसे पहले आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालना है, आपने ऐसे निकालना है कि एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, फिर आपने ऐड कर देना है। एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, उसने ऐड कर देना है। हाँ जी, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.30 के साथ, और बाद में आपने ऐड कर देना है। सबको ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा 1.10। इसी तरह ही आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को इसी तरह ही लेके चलना है। कैसे, 0 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.10 के साथ, फिर आपने ऐड कर देना है किसके साथ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। तो उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1.65। ये आपने खुद देख लेना है, सेल्फ करना है ये। इसी तरह ही अब अगर आप देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है एक्स वाली टर्म्स का स्क्वायर लेना है, 0 का स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, और 2 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। तो सेम देखें यही है, 0 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपने सबको क्या कर देना है, ऐड। तो देन आपके पास आंसर आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये आपने सेम इसी तरह क्या करना है, वाई की टर्म का स्क्वायर लेते जाना है, 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आप ऐड करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा, इसका फाइनल जी, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं जी। एंड नाउ वेरियंस आपने निकालना है, वेरियंस निकालना है किसका, एक्स के लिए। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरियंस का फॉर्मूला देख लें, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, किधर है ये देखें जरा, 1.70। तो ये वैल्यू लगी इसकी, माइनस उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लें आप, तो सिंपल ये आपने निकाली थी 1.10 का स्क्वायर। तो आप दोनों को सोल्व करोगे आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही आपने वेरिएंस के लिए चलना है। तो वेरिएंस के लिए आपने सेम इसी तरह ही सेल्फ आपने खुद करना है, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैंने लिखा हुआ है 0.7275। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों की निकालनी है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है
कि ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका इंटरसेक्शन देखना कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.05 है, तो वो देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 और आपका आंसर आ रहा है 0.05 इसके साथ। अब देखो एक नंबर फिक्स कर लो आप x का, मैं क्या करता हूँ 0 को फिक्स कर लिया और वेरिएट करता जा रहा हूँ y को, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, यू अंडरस्टैंड। देखो जरा यही है, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10, ठीक है जी, ये देखो। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसी तरह 1 और 0 को अगर देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी 10 की, देखो 10 की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आपने क्या करना है x और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, दोनों को। तो अब ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.90 एंड नाउ कोवेरिएंस x और y के ऊपर, तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग करने हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज करनी है जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का होल का जो था वो है आपके पास 1.90, उसके बाद अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इसमें से माइनस कर देना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट रो को देखते हैं, या मतलब आर को देखते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा रो इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस वाई का स्क्वायर रूट। पुटिंग वैल्यूज करोगे, कोवेरिएंस का आंसर क्या है 0.085 डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस अलग अलग, x के लिए क्या आंसर आया 0.49 और y के लिए क्या आया 0.7275, तो दोनों को आपने पुट कर दिया। अब उसका स्क्वायर रूट लो मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.14। अब एक बात याद रखनी है, जब भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, जीरो से बड़ा आएगा, तो देन आपकी जो कोरिलेशन होगी वो होगी पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव, जीरो से छोटा, तो वो होती है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपके पास आंसर आता है जीरो, तो देन आपकी जो कोरिलेशन होती है ना वो होती है आपकी, मतलब कि जीरो आ गया तो ना तो आप पॉजिटिव कह सकते हो, उसे न्यूट्रल नंबर है ना जीरो, ना तो आप पॉजिटिव कह सकते हो ना नेगेटिव कह सकते हो, इट मीन के नो रिलेशन, ठीक है ना, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। किन के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान। दो आपके पास वेरिएबल हैं और दोनों आपके जो वेरिएबल हैं वो रैंडम वेरिएबल हैं। एक तो रैंडम वेरिएबल का नाम इसको दिया जा सकता है, दूसरा नाम इसका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो आप कब नहीं बनेगा, जब रो इक्वल टू जीरो आएगी। और एक और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि रो का आंसर या तो 1 आता है या -1 आता है या इसके BTV आता है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू रो लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान से याद करनी है। ओके जी, ये आई होप आपको ये लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। ध्यान से आपने ये लेक्चर्स को कर लेना है और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ राब्ते में रहा करें। अल्लाह हाफिज़।